आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूंगा। वो कंपाउंड है CuNH3 का होल 4 +2। ठीक है, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो आपका मेटल दिख रहा है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है D9। ठीक है, क्या है? D9। ठीक है, तो D9 के केस में VBT के अनुसार अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ठीक है, तो क्या निकलेगा? पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 3D9 और 4S0 और 3P0। तो यहाँ पर देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, D9 है ना, तो 3 यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9। ठीक है, तो D9 आपने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और जो लिगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं तो जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो भी लिगेंड होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करा देते हैं पहले ही। ठीक है, तो पेयरिंग कब कराएंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इन दोनों को पेयर करा देगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D9 के केस में, तो अब पेयरिंग क्या कराओगे? पेयरिंग करने की कोई संभावना नहीं है यहाँ पर कि ये आपस में पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो अब VBT के अनुसार ये जो खाली आर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि VBT कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल उपलब्ध कराता है। तो ये वैकेंट तो है लेकिन हाइब्रिडाइज नहीं है। ये यस है, ये 4S है और ये 4P है, सॉरी 3P नहीं 4P। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वैकेंट आर्बिटल 4 चाहिए और चारों हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो 4 आर्बिटल हैं और चारों अगर हाइब्रिडाइज होते हैं तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा? sp3। ठीक है, तो यहाँ पर NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3 और चौथा NH3। ठीक है, इनका जो भरा हुआ आर्बिटल है, ठीक है, इनका जो भरा हुआ आर्बिटल है सेंट्रल मेटल कॉपर +2 के, ठीक है, सेंट्रल मेटल कॉपर +2 के वैकेंट sp3 हाइब्रिड आर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ज्योमेट्री निकल के आएगी। वो ज्योमेट्री निकल के आएगी टेट्राहेड्रल। क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका कॉपर है उसके जो वैकेंट आर्बिटल हैं चारों, वो इस प्रकार से अपने आप को टेट्राहेड्रल स्टाइल में अरेंज कर लेंगे। किस स्टाइल में? टेट्राहेड्रल स्टाइल में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और NH3 का जो भरा हुआ आर्बिटल है, ठीक है, वो आकर यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा NH3 जो है भरा हुआ आर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेगा। ऐसे तीसरा NH3, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेगा। ऐसे चौथा NH3 आर्बिटल, ठीक है, इसका भरा हुआ आर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है CuNH3+2 तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू VBT। तो ये स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन वास्तव में ये टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये टेट्राहेड्रल आता ही नहीं है। तो ये आता कैसा है देखने में? ये देखने में टेट्राहेड्रल लगता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ये लगता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, ओहो, ये जो
आप टेट्राहेड्रल देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर दिखता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर दिखता है। कौन, CuNH3 4 जो है ये स्क्वायर प्लेनर दिखता है। मैंने क्या कहा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि 9 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर होते तो दोनों आपस में पेयर हो जाते, लेकिन यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये सब आपस में हाइब्रिडाइड होंगे, और इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगा, और जो ज्योमेट्री निकल के आएगी वो टेट्राहेड्रल निकल के आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है। CuNH3 का होल 4+2 जो है वो एक्सपेरिमेंटली स्क्वायर प्लेनर पाया जाता है, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर पाया जाता है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं चर्चा करता हूँ कि ये स्क्वायर प्लेनर अगर है तो फिर क्या होता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3D 9 और 4S 2 और 4P 0 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा होगा, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो होता कुछ ऐसा होगा, ठीक है, होता कुछ ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर ये इस टेट्राहेड्रल नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो होता ऐसा होगा कि यहाँ का जो dx² माइनस y² में जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये कहाँ चला जाता होगा, pz में चला जाएगा, ठीक। तो जब pz में चला जाएगा, कूद कर कहाँ चला जाएगा, pz में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, अब कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अब कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैं सभी इलेक्ट्रॉन को भर देता हूँ, और जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया। तो अब क्या हुआ होगा, देखो एक D और एक S और 2 P ये आपस में संकरित हुए होंगे, ये चारों आपस में संकरित हो गए। तो जब संकरित हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, DsP2 क्या आएगी, DsP2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा, ठीक है। और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन में dx² - y² पार्टिसिपेट करता है तो ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। तो Cu+2 CuNH3 4 और +2 ये जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है, तो बहुत ही एनर्जेटिक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंडीशन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलना चाहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल भी जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बहुत आसानी से दूसरों को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस होने का कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने का कारण ये होता है कि वो जो कंपाउंड है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी वाले कंडीशन में है, अर्थात अनस्टेबल कंडीशन में है। तो देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी कंडीशन में है, अनस्टेबल कंडीशन में है, तो ये आसानी से बाहर भागना चाहेगा। तो जब बाहर भागना चाहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, CuNH3 4, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो गया, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखा गया कि ये जो है ये तो पाया जाता है, ठीक है, दीज आर एग्जिस्ट,
लेकिन ये जो है ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बहुत बड़ा बवाल हो गया, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब इधर से इधर चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, तो इधर से इधर चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, अर्थात इधर से इधर नहीं जा पा रही, इसी स्थिति में बनी रहना चाहती हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल है और इस कंडीशन में लेस स्टेबल है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइयर एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है। और हाइयर एनर्जेटिक हो जाएगा अर्थात ये अनस्टेबल कंडीशन में जाएगा, लेस स्टेबिलिटी की कंडीशन में जाएगा। तो कहने का मतलब ये लेस स्टेबल होना चाहिए, ये मोर स्टेबल होना चाहिए। अब अगर ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये बनेगा, क्योंकि ये क्या नाम है, यहाँ पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो ज़्यादा है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है तो ये मोर एनर्जेटिक है, मतलब लेस स्टेबल है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली पाते हैं कि ये जो है ये पाया नहीं जाता है, यही पाया जाता है। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वही तो स्टेबल होगा, नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फिर क्या नाम है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और तभी जो ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर पाई जाएगी। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये तभी पाई जा सकती है जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ चला जाए और ये अंदर वाले जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में हाइब्रिडाइड हो जाएं, ठीक है। ये अंदर वाले हाइब्रिडाइड, ये दो अंदर वाले ऑर्बिटल हैं ये सभी आपस में हाइब्रिडाइड हो जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाएगी, अगर ऐसा होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाएगी। अब अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पाई जा रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जेटिक कंडीशन में है, और जब ये हायर एनर्जेटिक कंडीशन में हो जाएगा तो ये जो आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल होगा, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा और लॉस करके कुछ इस प्रकार से फॉर्म में आना चाहेगा। लेकिन फिर से हम क्या देखते हैं कि ये पाया नहीं जाता है, पाया यही जाता है। तो जो पाया जाता है कहने का मतलब वही स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये तो लेस स्टेबल है। तो कहने का मतलब अगर ये लेस स्टेबल है तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, कुछ और तरीके से हो रहा होगा, ठीक है, कुछ और तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको कैसे समझा जाए, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन 3D 9 4S और 4P, ठीक है, 4P एंड 4D। तो अब कॉन्सेप्ट लगाया गया कि 3D जो है इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है S और फिर 3P जो है ये चीज़, और फिर आउटर D भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका dx² - y² एक आर्बिटल ले लीजिए और यहाँ पर pz छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए, pz जो है छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे ना लीजिए और एक s ले लीजिए। तो एक s और फिर px और फिर py और फिर dx² - y²। तो ये आपस में इन्वॉल्व कीजिए तो फिर क्या ज्योमेट्री बनेगी, sp, कितना p लिए हो, 2 लिए हो, sp2 और फिर एक d लिए हो, तो sp2d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल भी बना रहेगा। कहने का मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप आउटर डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2d हो जाएगा। हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम pz को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और आउटर मतलब 4D को इन्वॉल्व कर लेंगे, 4D को। वहाँ पर हम 4D को इन्वॉल्व नहीं किए थे, हमने 3D का ही यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम 4D को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3dx² - y² ले रहे थे, ऐसे हम यहाँ पर 4dx² - y² लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2d, ठीक है। एक ये छोड़ दीजिए और एक s और एक p और एक p और, ठीक है, एक s एक p, एक s 2 p और एक d, और एक ये जो pz है
इसको लीव कर दीजिए, पी जेड को मत लीजिए, पी एक्स को ले लीजिए और पी वाई को ले लीजिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले लीजिए और यस को ले लीजिए। तो क्या ज्योमेट्री आएगी, पी के 2 यूज किए गए हैं तो यहाँ पर P2 हो जाएगा, डी का 1 यूज किया गया है तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और यस का तो यही चीज़ है sp2d हाइब्रिडाइजेशन। तो D9 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp2d इफ़ लिगेंड इज स्ट्रांग। और मैंने टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड बताया स्ट्रांग, वो सामान्यतः नाइट्रोजन डोनर जो होता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो यही मुझे समझाना था। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा CuNH3, ठीक है, का होल 4 और +2 VBT के अनुसार ये क्या होना चाहिए, ये TD होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर में इसका ज्योमेट्री जो होता है sp2d होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, D9 के केस में, ठीक है, अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है, क्या है, स्ट्रांग फील्ड है, ठीक, तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री जो है sp2d होगी। और जो आपका ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन sp2d कब, जब D9 का कॉन्फ़िगरेशन हो। D9 के केस में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2d हो जाएगा। और अगर लिगेंड आपका वीक है, ठीक है, अगर लिगेंड आपका वीक है तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अगर, तो D9 के केस में चाहे आपका स्क्वायर प्लेनर हो और चाहे टेट्राहेड्रल हो, ठीक है, हर केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक मैं एंड करना चाहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो एक केस और मैं बता देता हूँ D8 का, ठीक है। D8 में भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। D8 जो है ये भी या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब लिगेंड क्या होगा, लिगेंड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग फील्ड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कब होगा, जब लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड होगा, क्या होगा, वीक फील्ड, ठीक है। अब मैंने बता दिया है वीक फील्ड क्या होता है, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ऑक्सीजन डोनर और हैलाइड जो होते हैं ये सब वीक डोनर होते हैं, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो होता है, ये सब क्या होता है, जनरली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन में दिखता है तो आपको हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री समझनी है, और अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड दिखता है तो वहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पर टिक कर देना है, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर n बराबर 2 होता है, टेट्राहेड्रल के केस में D8 में n बराबर 2 होता है, और मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, ये कितना है। तो D8 में अगर टेट्राहेड्रल हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, और अगर स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 0 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, D9 में, ठीक है, अगर स्क्वायर प्लेनर आता है, ठीक है, अगर sp आपको दिखता है और अगर TD आपको दिखता है तो यहाँ भी n बराबर 1 और यहाँ भी n बराबर 1, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। लेकिन D8 के केस में, D8 के केस में, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर में n बराबर 0 रहेगा और टेट्राहेड्रल में n बराबर 2 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है।
मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग बता दीजिएगा। NiH2O H2O4, हाथ में प्रॉब्लम है इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। Na+2, ये इसका ज्योमेट्री क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, और अगर ऑक्सीजन डोनर है तो ये क्या हुआ? वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में क्या मिलेगा? DD। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है? D8 है। तो D8 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो n बराबर कितना होगा? 2 होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक है, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, NiCN4, ठीक है, -2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये चीज़, ये पहला हो गया और ये दूसरा। इसका जो लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है? स्ट्रांग फील्ड है, और अगर स्ट्रांग फील्ड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन D8 है। तो D8 के केस में अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी? वो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और D8 के केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? DsP2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। D8 के केस में स्क्वायर प्लेनर अगर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहेगा हमेशा, और D9 के केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन D9 के केस में अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2t रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं क्या? यहाँ पर n बराबर कितना होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे D8 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो D8 में स्क्वायर प्लेनर जो होता है वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 इसका मतलब वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और चर्चा कर लेता हूँ, CuH2O4, ठीक है। CuH2O4 ठीक है। CuH2O4+2, ठीक है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन में ये लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड हुआ D9 के केस में, D9 के केस में वीक लिगेंड, तो इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा क्या होगी? sp3 होगी। D9 और D8 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा ही क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। सामान्यतः मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि हाँ D8 और D9 के केस में जो अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है तो हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन 99.9% केसेस में हम कह सकते हैं कि D9 और D8 के केस में अगर आपको टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सदा ही sp3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो D9 के केस में मैंने क्या बताया? n बराबर हमेशा आपको क्या मान के चलना है? 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बहुत सुनहरा मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। आप क्या कर लें? स्क्रीनशॉट कर लें चीज़ों को, जो भी पढ़ाया लिखाया गया अभी तक, ठीक है। हाँ, तो मैं D9 के केस में बात कर रहा था, ठीक है। D9 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है। थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ज़रूरी समझा थोड़ा सोशल वर्क करूँ तो थोड़ा मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की आप लोगों को, ठीक है। तो ये लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।